अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। चलिए एक सवाल होगा मेरी बुक में, क्वेश्चन 7, इमरान लिमिटेड। छोटा सा सवाल है, जल्दी से कर दे फिर मैं बोर्ड पे करता हूँ। और इमरान लिमिटेड के नाम से सवाल है। स्वैप मैंने पिछली क्लास में एंड किया था। स्वैप के ऊपर पुराना सा सवाल है लेकिन आसान सा है। मेरी बुक में क्वेश्चन 7 है, इमरान लिमिटेड। कर दे।
जी कोई मुश्किल परेशानी? चलें एक पढ़े मैं बोर्ड पे करता हूं। इसी से नहीं, इससे अगला नहीं, क्वेश्चन 5 होगा दिसंबर 16 रमजी के नाम से। इसका पार्ट ए पढ़ लें, बी नहीं, पार्ट ए पढ़ लें। मैं करता हूं चैप्टर में क्वेश्चन 5 होगा रमजी कारपोरेशन, इसका पार्ट ए पढ़ लें। मैं करता हूं। हाँ जी, हमने टीएफसी इशू किए हुए हैं और जो इशू किए हुए हैं वो काइबर प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स, ये बेसिस पॉइंट होते हैं ना 100, ये 1% को कहते हैं। यानी हमने जो टीएफसी इशू किए हुए हैं वो काइबर प्लस 2% पे हैं और हर साल हम इन्वेस्टर्स को काइबर प्लस 2 इंटरेस्ट दिया करते हैं। पहले जब मैंने आपको सिखाया था स्वैप, तो मैं उसको बैंक से लोन कह रहा था, तो हमने टीएफसी इशू किए हुए। बात तो यह है कि हमने बोरोइंग की हुई है 500 मिलियन की, जिसपे हर साल काइबर प्लस 2% इंटरेस्ट दिया करते हैं। ये पहले पैराग्राफ की कहानी। दूसरे पैराग्राफ की कहानी ये है कि हमें लग रहा है कल को काइबर बढ़ जाना है, अभी जहां तक आ गया ना इससे नीचे और नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, तो हम काइबर से डर रहे हैं। हमें एक बैंक ने ऑफर की है कि मैं तुम्हें किसी से ना स्वैप करा देता हूं, तुम्हें काइबर से डर लग रहा है ना, काइबर हम तुम्हें रीइंबर्स कर दिया करेंगे, तुम बदले में हमें 7% दे दिया करना। ये 7% काइबर के अगेंस्ट है। ये मैंने पिछली क्लास के एंड पे आखिरी सवाल जो कराया था, पूछा ये है कि, और हाँ, बैंक इस बात के 0.2%, 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है, 20 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.2%, कि वो हमसे बैंक चार्जेस भी लेगा इस स्वैप के। अब रिक्वायरमेंट ये पूछी है कि 5 साल के, 5 साल ऊपर बताया हुआ था और पूछा हुआ वुड पे और रिसीव ईच ईयर। तो हमने 5 साल की ना 2 चीजें बतानी है। एक तो ये बताना है कि हमें इस स्वैप के बाद एंड नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि चूंकि हम काइबर से इफेक्टिवली फिक्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो काइबर जो मर्जी हो हमें एंड सेम पड़ेगा। ये पिछले क्लास के आखिरी अल्फाज है मेरे। अगर आप पेज पर के पिछला लेक्चर देखें, रजिस्टर पे देख ही लेवल के रजिस्टर पे पिछला लेक्चर, मैंने आखिर में एक सवाल बोर्ड पे सॉल्व किया था। दोनों सिनेरियोज में एंड रिजल्ट सेम आ रहा था। क्यों सेम आ रहा था? क्योंकि एक्चुअल काइबर पे था और स्वैप के बदले हम फिक्स पे शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए हर सिनेरियो में सेम था। तो यहां पर भी ऐसे ही है, वो काइबर से स्वैप करके 7% पे शिफ्ट हो रहा है, इसलिए एंड उसका सेम ही रहना है हर साल। तो सेकंड सेंटेंस कहा है, आल्सो डिटरमिन द नेट इंटरेस्ट रेट पेएबल। अगर वो स्वैप चूज कर ले, वो जो परसेंटेज में हम एक टेबल बनाएंगे, ये पूछा है। और पहला सेंटेंस है, कैलकुलेट द नेट अमाउंट्स जो हर साल हम स्वैप ट्रांजैक्शन पे पे या रिसीव कर रहे होंगे। अच्छा, अब 5 साल का सवाल पूछा है, तो 5 साल के सवाल के लिए 5 साल का काइबोर देना था। एग्जिस्टिंग यानी पहले साल का एप्लीकेबल काइबोर तो उसने दे दिया। ये जो अगले 4 साल है ना, जिनको फॉरवर्ड रेट कहा हुआ है, फॉरवर्ड रेट, ये जो फॉरवर्ड रेट होता है, मैंने आपको करेंसी में बताया था, करेंसी पढ़ाते हुए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताया था। बैंक्स वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट रेट पैरिटी लगा के। यानी बैंक्स का ये ईमान होता है कि कल को एक्सचेंज रेट इतना होगा, तो ये जो किसी ने हमें फॉरवर्ड रेट दिए हुए ना, फॉरवर्ड रेट, ये बैंक्स की एक्सपेक्टेशन होगी कि दूसरे तीसरे चौथे साल में काइबर इतना इतना होगा। ये लिखा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये असल में इसी से का एक सवाल था, उसको कॉपी किया हुआ है। करंटली द एनुअल काइबर इज दिस, वेयर एज एनुअल फॉरवर्ड रेट्स। अब इसको पढ़ के ना एग्जाम में बैठे स्टूडेंट को लग सकता है कि शायद एफआरए सवाल में टेस्ट हो गया है।
लेकिन आपको अगर ये बात नहीं भी पता थी ना, जो मैं बता रहा हूं, ऑब्वियसली नहीं पता थी कि ये फ्यूचर के काइबोर हैं, तो सवाल में हमने करना क्या है, 5 साल का स्वैप का नेट रिजल्ट निकालना है। अच्छा, ज्यादा जबानी होगी, बात मैं लिख के बताता हूं। ये मैं कर रहा हूं दिसंबर 16 का पार्ट ए और उसका पॉइंट 1। हम रमजी कंपनी है और हमें एक्चुअली अपने टीएफसी पे कितना इंटरेस्ट देना होता है, काइबर प्लस 2%, ये हमें एक्चुअली देना होता है। और स्वैप के तहत हमने क्या तय किया है कि हमें काइबर मिल जाया करेगा, आरसी रिसीव्स, काइबर हमें रिसीव हो जाया करेगा और बदले में हम पे किया करेंगे कितना, 7%। फिर इसके अलावा हम फीस भी दिया करेंगे कितनी, 0.2%। इस सारे अरेंजमेंट का नेट रिजल्ट क्या बन रहा है, ये काइबर काइबर कैंसिल हो जाएगा और हमें इफेक्टिवली कितने परसेंट कॉस्ट किया करेगी, 7 और 2 9, और ये हमें 9.2% कॉस्ट किया करेगा। ये सवाल की रिक्वायरमेंट का दूसरा सेंटेंस है। आल्सो डिटरमिन द नेट इंटरेस्ट रेट पेएबल, अगर वो स्वैप पे जाते हैं तो। ये सेकंड सेंटेंस सॉल्व कर दिया मैंने पहले। अच्छा, ये सामने बैठे तो पता नहीं देते नहीं देते रिकॉर्डिंग वाले, और ये भी नहीं पता रिकॉर्डिंग वाले मेरी बात कब सुन रहे हैं, लेकिन एक ना मॉक की एक्टिविटी हुआ करती है, तो बस जनरल एडवाइस ये होती है कि एक पूरा 3.25 घंटे का बैठ के पेपर सॉल्व करने की ये ना एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो अगर आप लोग टाइम निकाल सकें, बस सिर्फ सुस्ती का मामला है, सुस्ती के मारे नहीं दे रहे होते, वरना अगर टाइम मैनेज कर सकें तो मॉक्स देने चाहिए। तो मेरी जनरल एडवाइस ये है कि मॉक देना चाहिए। तो अभी ये मेरे ख्याल में नवंबर के मिड में कहीं हो रहे होंगे, 16 ऑनवर्ड ना। हाँ, तो अगर आप टाइम मैनेज कर सके ना तो मॉक जरूर देना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड। सेकंड सेंटेंस। अच्छा, अब पहले सेंटेंस पे आते हैं। पहले सेंटेंस पे लिखा हुआ है कि फॉर ईच ईयर स्वैप के तहत हमें क्या पे रिसीव करना होगा। देखें, ये हम बैंक को अपने इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट दे रहे होंगे। हमने टीएफसी इशू किए हुए हैं, जिन लोगों से पैसे लिए उनको हम ये हर साल पे करते होंगे, ऑफिशियली ये पे करते रहेंगे। स्वैप का नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है, एक है 9.2, ये हमारी स्वैप की वजह से एंड नेट रिजल्ट ये है। लेकिन ये तो हमने अपने इन्वेस्टर्स को देना है, जिस बैंक ने हमें स्वैप अरेंज करा के दिया है उसको कितने पैसे लेने देने, वो ये है। या तो हमने पैसे देने होंगे या लेने होंगे। अगर काइबोर महंगा हो गया है तो हमें पैसे मिल जाएंगे, काइबोर सस्ता है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो रिक्वायरमेंट का पहला सेंटेंस पढ़ के देखिए, कैलकुलेट द नेट अमाउंट्स दैट आरसी वुड पे और रिसीव ऑन स्वैप ट्रांजैक्शन। स्वैप ट्रांजैक्शन ये है, स्वैप ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो अपने इन्वेस्टर्स को एक्चुअली पे कर रहे हैं, ये स्वैप ट्रांजैक्शन है। ये स्वैप ट्रांजैक्शन पे हम क्या पे रिसीव कर रहे हैं, ये पहले सेंटेंस का मतलब है। और हर साल के लिए नेट अमाउंट्स यानी रुपीस में आंसर बताना है, ये हर साल के लिए पूछा हुआ है। अच्छा, हाँ, मैं समझाने का लगा था। अब रिक्वायरमेंट 1 से पढ़ के पता चल रहा है कि ये टिपिकली स्वैप का ही सवाल है, और ऊपर जो 2-3 पैराग्राफ में डिस्कशन की है वो भी स्वैप की ही की हुई है। एफआरए तो सवाल में नहीं है। अब रिक्वायरमेंट के पहले सेंटेंस से पता चल रहा है कि हमें ईच ईयर का अलग अलग बताना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या फिगर चाहिए, काइबर ना। तो आपसे हर साल का पूछा है, तो इसका मतलब हर साल का काइबर दिया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सवाल में कैसे बैठ के सोचते कि जो फॉरवर्ड रेट दिए हुए ये काइबर है। आपको 5 साल की काइबर की फिगर चाहिए, करंट तो बता दी, बाकी 4 कहां से लाएं, सवाल में कहां से ढूंढ के निकालें। तो इसलिए पेपर में बैठ के भी जोड़ तोड़ करके ये जुगाड़ लग सकती है कि ये चारों फिर यकीनन मुस्तकबिल के एक्सपेक्टेड काइबर ही होंगे। और असल में भी ऐसा ही होता है, जो फॉरवर्ड रेट्स होते हैं ये बैंक का बेस्ट अंदाजा होता है कि कल को इतना रेट होगा। तो ये जो आपको फॉरवर्ड रेट्स दिए हुए हैं ये कल के एक्सपेक्टेड काइबर ही है, वरना और सवाल में हमें इस्तेमाल के लिए काइबर चाहिए तो वो और किधर है। तो यही है जिनसे हमें काम चलाना पड़ेगा। ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई है कि पेपर में बैठे हुए कैसे अंदाजा लगाते, तो ऐसे अंदाजा लगाते हैं कि हमें चाहिए 5 काइबर, तो करंट काइबर दे दिया, तो बाकी फिर ये चारों 2, 3, 4, 5 ईयर के ही दिए होंगे। तो अब रिक्वायरमेंट का पहला सेंटेंस कि हमने नेट कैश की अमाउंट निकालनी है ईयर 1 में। हमने रिसीव कितना करना है, बल्कि इसको ऐसे कर लेता हूं, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। पहले परसेंटेज देखते हैं। आरसी ने रिसीव क्या करना है, काइबर। ईयर 1 में काइबर 6.5, ईयर 2 में एक्सपेक्टेड काइबर 6.75, ईयर 3 में
8। ये आरसी ने रिसीव करना है और आरसी ने इसके बदले पे क्या करना है 7, और आरसी ने क्या पे करना है 0.2। ये है नेट रिसीट या नेट पेमेंट ऑन स्वैप ट्रांजैक्शन। ये स्वैप ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो असल में इन्वेस्टर्स को जा रहा है। स्वैप ट्रांजैक्शन ये, तो क्या नेट रिजल्ट निकल रहा है 0.7 है ना, 0.7, 0.45 रिसीव होगा ना, 6। ये रुपए, ये परसेंटेज है। वर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट की, कैलकुलेट नेट अमाउंट्स। तो अब इसको अमाउंट तक कैसे पहुंचाएं? किससे मल्टीप्लाई कर दें? 500 मिलियन से, तो 500 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं 0.7%, 0.45%, 0.3%, 0.55%, 0.8%। ये पहला सेंटेंस। जी तो फिर हम इस तरह से पूरे 5 साल का स्वैप एग्रीमेंट ना करते अभी, या अगर कर भी रहे होते, सवाल ये पूछा है कि अगर ये 500 में से रीपे हो रहा होता, तो अगर स्वैप अरेंजमेंट होता भी, तो फिर साथ ये तय होता कि जो जो आउटस्टैंडिंग हुआ करेगा उस पर कैलकुलेशन हुआ करेगी। तो पहले साल 500 मिलियन पे होती, दूसरे साल क्या पता 400 रह गया तो 400 मिलियन पे होती, तो जो भी लोन आउटस्टैंडिंग होता वो एग्री हो जाता। यह है सादा स्वैप, यानी जिसमें फ्लोटिंग से फिक्स्ड या फिक्स से फ्लोटिंग शिफ्ट हो रहे होते हैं। एक होता है स्वैप, उसको कहते हैं क्रेडिट आर्बिट्राज स्वैप। वो सिखाता हूं। वो एक दफा को बहुत पहले टेस्ट हुआ और एक दफा भी कोई 6-7 साल पहले। मैंने कल लिखा था प्लेन स्वैप, ये होता है जी क्रेडिट आर्बिट्राज स्वैप। इसमें हम दो लोग मिलके तो बैंक्स को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, इसकी ना मैं कहानी सुनाता हूं। इसमें कुछ अगर मगर है और वो अगर मगर सवाल में अंडरस्टूड होते हैं, यानी आपको अगर मगर कहे नहीं होंगे। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक कंपनी है ए, इसको बैंक की तरफ से ऑफर है। अच्छा, ये तब होगा जिसमें अभी बोरिंग होनी है, ये तब है। इसमें तो बोरिंग पहले हो चुकी हुई थी ना, बस वैसे ही पार्टीज काइबर और फिक्स पे फंसे हुए थे। ये तब है जब अभी बोरिंग होनी है। बैंक ने इसको ऑफर की हुई है
कि अगर आप चाहें फ्लोटिंग पे लोन लेना तो आप ले सकते हैं काइबर प्लस 1% पे, और अगर आप फिक्स पे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं 14% पे। बैंक ने इनको ये ऑफर की है, यानी बैंक की तरफ से ऑफर है कि चाहो तो फ्लोटिंग पे ले लो, चाहो फिक्स पे ले लो। एक कोई कंपनी बी है, इसको बैंक ने ऑफर की हुई है कि अगर फ्लोटिंग पे लेना है तो काइबर प्लस 3 पे मिलेगा, और अगर फिक्स पे लेना है तो 17% पे मिलेगा। कंपनी बी के साथ ये सुलझना शुरू क्यों हो रहा है? कंपनी बी को क्यों महंगे ऑफर हो रहे हैं? इसमें रिस्क ज्यादा होगा, क्रेडिट रेटिंग खराब होगी उसकी। तो ये अच्छी कंपनी हो गई, वो बुरी कंपनी हो गई, ये बुरी कंपनी है। तो जिस कंपनी की अच्छी रेटिंग है उसको अच्छे रेट्स ऑफर हो रहे हैं, जो जिसकी बुरी रेटिंग है उसको महंगे रेट्स ऑफर हो रहे हैं। और दोनों को इत्तेफाक से चाहिए भी 200 मिलियन, दोनों को 200 मिलियन इत्तेफाक से। तो बैंक्स ने कहा हुआ है कि चाहे तो फ्लोटिंग ले ले चाहे फिक्स ले ले, दोनों को उनके बैंक्स की तरफ से ऑफर्स मौजूद हैं। अच्छा, एक इत्तेफाक तो यह है कि दोनों को सेम रेट चाहिए और सेम अमाउंट चाहिए, और दूसरा इत्तेफाक यह है जो कि सवाल में कहा नहीं होगा, अंडरस्टूड होगा। वो दूसरा इत्तेफाक यह है कि कंपनी बी जो कि बुरी रेटिंग वाली कंपनी है, ये ख्वाहिश इत्तेफाक से उस कोर्ट में रखती है जो उसको कंपैरेटिवली महंगा मिल रहा है, कंपैरेटिवली ए से। अगर ए से कंपेयर करें तो फ्लोटिंग कितना महंगा मिल रहा है उसको? 2%, 2%। है, और इसको फिक्स में कितना महंगा मिल रहा है? 3। तो ये क्रेडिट आर्बिट्राज स्वैप तब होगा, पहली बात दोनों ने अभी लोन लेना है, सेम अमाउंट लेनी है, ये कच्चा अगर है, ये कच्चा इत्तेफाक है, ये तो होगा ही होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट इत्तेफाक ये है जो कि सवाल में कहा नहीं होगा, अंडरस्टूड होगा, कि दोनों कंपनीज के जो डिफरेंट रेट्स हैं उन डिफरेंसेस में डिफरेंस है, उन डिफरेंसेस में डिफरेंस है। ये क्या बात बोल दी मैंने? दोनों कंपनीज के जो फ्लोटिंग रेट कोटेड है उनमें जो डिफरेंस है, जो फिक्स की शक्ल में कोटेड है उनमें जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस में डिफरेंस है। पहली बात यह कि डिफरेंस क्यों है? क्रेडिट रेटिंग चेंज है। डिफरेंस में डिफरेंस क्यों है? यह बैंक से गलती होगी, यानी बैंक ने इस बात की एहतियात नहीं की, क्योंकि ये अभी दरमियान में ना दीवार है, ये कोई और है वो कोई और है, हो सकता है इसका बैंक कोई और, उसका बैंक कोई और है, यानी इन दोनों की आपस में भी कोई मुलाकात नहीं है। इस बैंक ने इसको जो ऑफर की है वो बस बार्गेनिंग नेगोशिएशन से की है। इस बैंक ने यहां नहीं झांका हुआ, अभी इस बैंक ने वहां नहीं झांका हुआ, यानी मैंने रंग भी बदल दिए। इन ऑफर्स और इस ऑफर में कोई आपस में लिंक नहीं है, ये एक दूसरे को देख के नहीं रखे गए हैं। लेकिन इसको ऑफर महंगी क्यों हो रही है? हाँ, उसकी रेटिंग, ये तो कोई भी बैंक उसको ऑफर करेगा तो उसकी रेटिंग देख के ही फैसला करेगा। लेकिन टॉपिक ही तब अराइज हो रहा है अगर डिफरेंस में डिफरेंस है। ये डिफरेंस में डिफरेंस वाली बात समझ आ रही है कि नहीं? ये जो फ्लोटिंग में डिफरेंस है, फिक्स में डिफरेंस है। पहली बात, ये डिफरेंस होना ही क्यों चाहिए था? तो कंपनी बी को महंगे रेट पे मिलना चाहिए था, तो फिर दोनों सेम महंगे होते ना। तो अगर इस डिफरेंस में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, तो फिर अब ये दोनों मिलके अपने अपने बैंक्स को बेवकूफ बना सकते हैं, यानी आर्बिट्राज गेन की गुंजाइश मौजूद है। ये आर्बिट्राज गेन है। ये मैं आपको एक और तरह से बताता हूं। एक ही मार्केट में सेम प्रोडक्ट्स, एक चलो करेंसी मार्केट में एक ही एरिया में एक जगह डॉलर 170 का मिल रहा है, दूसरी जगह 180 का है, उन्होंने आपस में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रखा हुआ। तो जो जरा सा भी समझदार होगा वो क्या करेगा? एक जैसे खरीदेगा, दूसरी जगह बेच देगा। अब ये दुकानों के आपस में ना इत्तेफाक नहीं था, उनकी इंफॉर्मेशन वीक थी, तो उनकी इस कमजोरी का लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। ये आर्बिट्राज होता है, मार्केट इनएफिशिएंसी भी कह सकते हैं इसको। तो इन दोनों बैंक्स ने जो अपने अपने कस्टमर्स को ऑफर की हुई है, इनमें इनएफिशिएंसी मौजूद है। अगर ये दोनों आपस में इत्तेफाक कर लें तो ये बैंक्स को बेवकूफ बना के खुद फायदा उठा सकते हैं। और कितना फायदा उठाने की गुंजाइश है? 1%। ये 1 कैसे निकला? दोनों डिफरेंसेस में जो डिफरेंस है। तो ये टॉपिक ही तब है जब दोनों पार्टीज में से एक अच्छी है, एक बुरी है। एक को महंगे रेट्स ऑफर्ड है, दूसरे को सस्ते रेट ऑफर्ड है। दोनों ने अभी बोरो करना है, और इत्तेफाक ये है कि बुरी कंपनी उस रेट में इंटरेस्टेड है जो उसको ज्यादा महंगा पड़ रहा है। अच्छा, ये इसलिए इसमें इंटरेस्टेड है क्योंकि ये ज्यादा महंगा पड़ रहा है। बस इत्तेफाक से वो फिक्स में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसको लगता था कि कल को काइबोर महंगा हो जाएगा। और स्वैप ही तब होता है जब दो अपोजिट सोच के लोग होते हैं,
और कंपनी ए किसमें इंटरेस्टेड है इवेंचुअली? अगर वो फिक्स में इंटरेस्टेड है तो स्वैप ही तब हो सकता है जब ये फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड हो। ये फ्लोटिंग में क्यों इंटरेस्टेड होगा? उसको लगता होगा कल को काइबर कम हो जाना है। ये इत्तेफाक दोबारा बताता हूं। दो कंपनीज हैं, एक अच्छी एक बुरी है। इन दोनों ने अभी लोन लेने हैं, सेम अमाउंट ऑफ लोन लेने हैं। जो बुरी कंपनी है उसको महंगे रेट्स कोटेड है। क्यों महंगे रेट्स कोटेड है? उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब है। लेकिन वो जो उसको बैंक ने रेट्स कोट किए हुए हैं कंपैरेटिवली इनमें मिसमैच है। यानी अगर ये फ्लोटिंग में किसी अच्छी कंपनी से 2% महंगा रेट ऑफर हो रहा है तो फिक्स में उसी अच्छी कंपनी से 3% महंगा रेट ऑफर हो रहा है। तो डिफरेंस में डिफरेंस है। जब डिफरेंस में डिफरेंस है तो आर्बिट्राज गेन की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इस गेन से ये दोनों फायदा तभी उठा पाएंगे अगर सबसे इंपॉर्टेंट इत्तेफाक जो सवाल में अंडरस्टूड होगा, आपको बताया नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इत्तेफाक ये है कि जो बुरी कंपनी है वो इत्तेफाक से उस रेट में इंटरेस्टेड है जिसपे कंपैरेटिवली उसको ज्यादा मार पड़नी है, और अच्छी कंपनी अपोजिट रेट में इंटरेस्टेड है। ये मैंने अंग्रेजी में थोड़ी बहुत टूटी फूटी लिखने की कोशिश की है। अभी आप को समझ आ जाए तो वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए कि मैं ये समझा भी पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा। स्वैप होता ही तब है जब दो अपोजिट सोच के लोग। तो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट बात ये डिफरेंस में डिफरेंस है, तो ये दोनों बेवकूफ बना सकते हैं बैंक को। डिफरेंस में डिफरेंस है तो टॉपिक है, अगर डिफरेंस में डिफरेंस नहीं तो टॉपिक ही नहीं। कौन सा डिफरेंस में डिफरेंस? जो इन दो कंपनीज को फ्लोटिंग ऑफर हो रहे हैं और जो फिक्स ऑफर हो रहे हैं उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो उन डिफरेंस में डिफरेंस है, तो ये टॉपिक है, वरना ये टॉपिक ही ना होता। अच्छा, अब ये टॉपिक है। अब आगे ये कि इत्तेफाक से बुरी कंपनी फ्लोटिंग और फिक्स्ड में से उस शक्ल में इंटरेस्टेड है जिसमें उसको कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा रेट मिल रहा है। तो क्या बुरी कंपनी ये देख के फैसला कर रही है? नहीं, इसी को तो इत्तेफाक कह रहा हूं कि इत्तेफाक से वो फिक्स में इंटरेस्टेड है और इत्तेफाक से ये फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड है। इसको मैं इत्तेफाक इसलिए कह रहा हूं कि बुरी कंपनी इत्तेफाक से उसमें इंटरेस्टेड है जिसमें उसको कंपैरेटिवली महंगा रेट पड़ रहा है। अगर इस सवाल में मैंने ये 15 लिखा होता तो अभी भी डिफरेंस में डिफरेंस है कि नहीं? फ्लोटिंग में 2% का डिफरेंस है, फिक्स में तो अभी भी ये टॉपिक है, डिफरेंस में डिफरेंस है। लेकिन अब इत्तेफाक क्या चाहिए होता? कंपनी बी किसमें इंटरेस्टेड होती? काइबर में, क्योंकि वहां 2% का फर्क है, यहां 1% का फर्क है। तो डिफरेंस में डिफरेंस हो तो ही ये टॉपिक है। और इस टॉपिक के लिए एक अंडरस्टूड इत्तेफाक ही है जो सवाल में नहीं कहा होगा कि बुरी कंपनी उस कोट में इंटरेस्टेड है जिसमें उसको कंपैरेटिवली महंगा रेट पड़ रहा है। तो ये टॉपिक अब आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये कि इनकी आपस में हो जाएगी मुलाकात, ये आपस में एक दूसरे से दुख शेयर करेंगे और इनको आइडिया आएगा, और इनको खुद भी आइडिया आ सकता है, कोई और बैंक कमीशन लेके इनको आइडिया दे भी सकता है। ये लोग आपस में पहले ये तय करेंगे कि हम दोनों इस फायदे को कितना बांटेंगे। हो सकता है, मैं मिसाल ले रहा हूं, इन्होंने एग्री किया कि इसका 60% कंपनी ए फायदा उठाना चाहेगी और 40% कंपनी बी। ये दोनों ने आपस में एग्री कर लिया। ये इन्होंने एग्री कर लिया कि इससे जो फायदा उठाना है 60% ए और 40% बी। अब शक्ल ये बनेगी। अच्छा, ये टॉपिक है, ये पहचान ही तब पता चलेगी कि प्लेन स्वैप है कि ये वाला स्वैप है, जब आपको दो कंपनीज का कंपैरेटिव डिफरेंस में डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो इस टॉपिक का सवाल है। अब इसका सॉल्यूशन ये बनेगा। अच्छा, अभी इस मिसाल में इत्तेफाक क्या बनाया? कंपनी बी इवेंचुअली किसमें इंटरेस्टेड है? फिक्स्ड में, और कंपनी ए फ्लोटिंग में। चूंकि ये स्वैप करने लगे हैं तो ये शुरुआत किससे करेंगे? जिसमें इंटरेस्टेड है। ये शुरुआत उलट से करेंगे ताकि स्वैप के बाद वहां एंड करें जिसमें इंटरेस्टेड है। कंपनी बी किसमें इंटरेस्टेड है? फिक्स्ड में। तो इसको स्वैप का फायदा ही तब है कि अगर ये स्वैप करने के बाद एंड फिक्स्ड में कर रही हो, तो शुरू से कहां से किया होगा? फ्लोटिंग से। तो अब सॉल्यूशन ये होगा कि ये दोनों अपने अपने बैंक के पास जाएंगे और कंपनी ए एक्चुअली किसमें बोरो कर लेगी? कंपनी बी फाइनली किसमें इंटरेस्टेड है? फिक्स में। तो ये बोरो करेगी जाके वेरिएबल में, और मैं काइबर लिखूंगा ना तो वो प्लस माइनस मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए काइबर का एक नंबर ले लेता हूं, 9% कर लेते हैं, नहीं 13% कर लेते हैं, ताकि वो प्लस माइनस आसानी हो। तो होगा ये कि कंपनी भी इवेंचुअली किसमें इंटरेस्टेड है, तो ये एक्चुअल में फिर फ्लोटिंग से शुरू करेगी और बैंक इसको कितने % पे लोन देगा? K+3, यानी इसकी जेब से 16 जाएगा। और ए चूंकि एंड फ्लोटिंग में करना चाहता है तो ऑफिशियली ये किसमें लोन लेगा? फिक्स में। कितने पे? 40।
उसके बाद आप करेंगे ये कि कोई एक दूसरे को रीइंबर्स करवा लें, कोई सा एक दूसरे को रीइंबर्स करवा लें। चले मैं 14 रीइंबर्स करवा लेता हूं, ये इसको 14 पे कर देगा। सोलह भी कर सकते थे, मैंने एम बस 14 कर दिया। कोई एक रीपे करवा लें, ये उसको 14 पे करेगा, ये वाला 14 लिखा मैंने। ये फिगर अभी खाली रहने दें और फिर आप एंड आंसर पहले लिखें। अच्छा, अब एंड आंसर में क्या लिखना है? ए ने ऑफिशियली शुरू कहां से किया? फिक्स से। एंड कहां करना चाहता है? फ्लोटिंग पे। कंपनी बी ने शुरू फ्लोटिंग से किया है, एंड कहां इंटरेस्टेड है? फिक्स पे। इनके इस स्वैप का जो फायदा होने लगा ना, वो फायदा यह होने लगा है कि इस स्वैप की वजह से, इस स्वैप की बरकत से कंपनी बी और कंपनी ए नेट वहां एंड करेंगे कि अगर ये डायरेक्टली बैंक से ले लेते उससे कम में एंड करेंगे। कितने कम में? ये 0.4% कम में और ये 0.6% कम में। 1% का 40%। तो बी इंटरेस्टेड किस में है? एंड कहां करना चाहता है? फिक्स में। अगर वो बैंक से फिक्स लेता तो कितने परसेंट मिलता? 17। अब इसका रिजल्ट ये पड़ेगा कि उसको 16.6 पड़ेगा। अगर कंपनी ए फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड है तो अगर बैंक से वो फ्लोटिंग पे लेता तो कितने में मिलता? काइबर प्लस, नहीं, कंपनी ए फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड है, अगर बैंक से ही फ्लोटिंग पे ले लेता तो कितना पड़ता? काइबर प्लस 1, यानी 13 + 1 14। तो अब उसको 14 नहीं 13.4 पड़ेगा। अब यहां से ऊपर बैलेंसिंग कर लें। यहां क्या लिख दूं? और यहां से आगे आके देखें ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? दिस प्लस दिस वन, ये बन रहा है कि नहीं? -16 + 13.4 -14, यही बन रहा है। तो क्रेडिट आर्बिट्राज स्वैप ये है, दोबारा बताता हूं। दो कंपनीज हैं, एक अच्छी है एक बुरी है, और बुरी मतलब जिसकी क्रेडिट रेटिंग खराब है, और इनको जो बैंक्स दो अलग अलग शक्लों वाले रेट्स कोट कर रहे हैं। बैंक की नाअहली है कि उन कोट्स के अंदर इनएफिशिएंसी मौजूद है। इनएफिशिएंसी मुराद ये है कि अगर बैंक इसको फ्लोटिंग पे ज्यादा चार्ज कर रहा है, फिक्स पे भी ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो वो सेम ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा। यहां पर 2% ज्यादा चार्ज कर रहा है, यहां पर 3। तो इस डिफरेंस में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस में डिफरेंस है तो इसका मतलब ये टॉपिक है, और जो डिफरेंस है ये पोटेंशियल गेन है। अगर ये दोनों कंपनीज आपस में खेल लें तो वो इससे फायदा उठा सकती हैं, और कौन कितना फायदा उठाएगा ये आपस में तय करेंगे। मेरी मिसाल में इसने कहा 60% मैं लूंगा, 40% फायदा मैं लूंगा। अब करना क्या है? करना यह है कि जिसमें लोग अल्टीमेटली इंटरेस्टेड हैं उससे उलट से बोरो करेंगे। इसमें एक अंडरस्टूड इत्तेफाक क्या लिया था? बी फिक्स में इंटरेस्टेड है इसलिए उसने ऑफिशियली फ्लोटिंग से शुरू किया, और ए फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड है इसलिए उसने ऑफिशियली फिक्स से शुरू किया। तो जो ऑफिशियल बनते हैं वो लिखें। उसके बाद कोई एक दूसरे का रीइंबर्स करवा ले। मैंने 14 को रीइंबर्स करवा लिया था, ये लाइन खाली छोड़ी, एंड रिजल्ट पे पहुंचा। और एंड रिजल्ट का आंसर कैसे लिखना है? ये फ्लोटिंग से ऑफिशियली शुरू कर रहा है, एंड कहां पहुंचना चाहता है? तो आप यहां फिगर वो लिखेंगे कि जो वो ऑफिशियली बैंक से फिक्स लेता उसमें से गेन निकाल के, वो बैंक से 17 लेता, गेन 0.4 चाह रहा है वो, तो 17 से 0.4 कम कर ले। सेम इसके साथ भी करें। ये फिक्स से शुरू किया है, एंड यकीनन फ्लोटिंग पे करेगा, तो अगर वो सीधा बैंक से ही फ्लोटिंग ले लेता तो उसको काइबर +1 पड़ता, यानी 14 पड़ता, तो उसको 0.6 कम कर लिया। और ये लिखने के बाद ऊपर बैलेंसिंग कर लें, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, और क्रॉस चेक ये हो रहा है कि इसका टोटल भी यही आ रहा है, उसका टोटल भी यही आ रहा है। अब अगर कोई स्वैप की फीस भी है वो इसके बाद लानी है, से ऊपर नहीं, वरना बैलेंसिंग खराब हो जाएगी। अगर कोई फीस भी है, मिसाल ले रहा हूं 0.1 फीस है, तो वो इसके बाद आनी है। फीस इससे ऊपर नहीं आनी, वरना बैलेंसिंग खराब हो जाएगी। ये होता है क्रेडिट आर्बिट्राज स्वैप। इसकी मैंने ना एक मिसाल बना के ये अंग्रेजी भी लिख के समझाने की कोशिश की है। आप वो अंग्रेजी भी पढ़ लें, वो मिसाल भी देख लें, और एक पुराना सा सवाल है 2007 का, वो कर दें।
ये मैंने चैप्टर में कुछ चौथे पांचवें पेज पे ये ग्रेडेड आर्बिट्राज स्वैप बना के पूरी अंग्रेजी भी लिखी हुई है, उसकी एग्जांपल भी सॉल्व की हुई है, वो एक बार देख लें ताकि एक और पिक्चर सामने आ जाए। और 2007 अटेम्प्ट का एक सवाल है, बुक में होगा ये 8वां, ये कर दें, फिर एक और मैं फिर बोर्ड पे करता हूं।
कैसे या 60-40 क्यों? इन्होंने एग्री किया था आपस में, ये आपस में एग्री करेंगे कि कौन कितना हिस्सा लेगा, तो उस सवाल में शायद आधा आधा है। देखें, ये दोनों इससे फायदा ही तब उठा सकते हैं अगर ये इत्तेफाक पूरा हो रहा होगा। देखिए, अगर कंपनी बी इस सवाल में भी अल्टीमेटली फ्लोटिंग में इंटरेस्टेड होती तो स्वैप तभी होता अगर वो शुरू फिक्स से करती, तो फिर ये रिजल्ट ही नहीं बनेगा। ये रिजल्ट ही सिर्फ तब बनेगा अगर इत्तेफाक से खराब कंपनी वहां इंटरेस्टेड है जिसमें उसको ज्यादा मार पड़ रही है। हाँ जी, कुछ बात बनी नहीं लग रहा मुझे। ये सी यही किया ना। देखें, इसमें चले मैं सी दिखाता हूं। इसमें अच्छी कंपनी कौन सी है? मैच्योर।
अच्छी कंपनी एमएल है और गंदी कंपनी जीएल है। जीएल कंपनी को ज्यादा मार्क किसमें पड़ रही है? फिक्स में। फिक्स में ना 10 और 12.5 का फर्क। तो ये यकीनन इत्तेफाक से फिक्स में इंटरेस्टेड है। चूंकि ये फिक्स में इंटरेस्टेड है तो इसने ऑफिशियली फिर फ्लोटिंग से स्टार्ट किया होगा और इसने फिर यकीनन फिक्स से स्टार्ट किया होगा। जब इसने फिक्स से स्टार्ट किया होगा तो अपने बैंक को ये कितना पे करेगा? 10। और इसने फ्लोटिंग से स्टार्ट किया होगा तो ये अपने बैंक को कितना पे करेगा? काइबर कितना है? तो 9 प्लस 4.25 13.25। फिर मैंने आपको कहा था कि कोई एक रीइंबर्स करा ले, तो मैंने ये रीइंबर्स करवा लिया, जीएल पेज टू एमएल। उसके बाद ये फिगर छोड़ी और एंड आंसर पे आए। एंड आंसर इसी को कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसने फ्लोटिंग पे एंड करना है। तो अगर ये ऑफिशियली बैंक से फ्लोटिंग पे ही ले लेता तो इसको पड़ता काइबर प्लस 2, यानी 9 प्लस 2 11 पड़ता। और डिफरेंस में डिफरेंस कितना था? 0.25%, और दोनों ने आधा आधा तय किया था, तो 0.125% इसने फायदा उठाना था। तो अगर ये ऑफिशियली बैंक से लेता काइबर प्लस 2 पे तो उसको 11 पे मिलता, लेकिन 11 में से 0.125 निकाल दे तो 10.875 बनेगा। यही फिगर यहां लिखे, यही फिगर यहां लिखे, और इसको ऊपर से नीचे लाए 12. तो अब ये टैली ऐसे हो रहा है कि अगर ये अपने बैंक के पास जाता और ऑफिशियली फिक्स लेता तो कितना पे मिलता? 12.5 पे। तो 12.5 से 0.125 सस्ता मिल रहा पड़ रहा है इसको। तो ये इस स्वैप का एंड रिजल्ट बन गया। और सवाल में पूछा था कि नेट अमाउंट, तो इस स्वैप की नेट अमाउंट ये बनी, स्वैप की ये 0.875 ये पे कर रहा होगा इसको। स्वैप के तहत ये इसको 0.875% पे कर रहा होगा, तो लोन अमाउंट पे लगाएं तो वो उतने रुपए आ जाएंगे। देखें, बुरी कंपनी है जीएल, और जीएल को मार्क किसमें पड़ रही है ज्यादा? फिक्स में। तो फिर इसका मतलब यकीनन जो फिक्स में इवेंचुअली इंटरेस्टेड है। काइबर प्लस 4.25 है, उसका काइबर प्लस 2 है, 2.25% इसमें फर्क है, फिक्स में 2.5% का फर्क है। तो बुरी कंपनी इत्तेफाक से उसमें इंटरेस्टेड है जिसमें उसको ज्यादा मार पड़ रही है, तो उसको फिक्स में ज्यादा मार पड़ रही है। हम रेट्स में देखेंगे, जैसे गोल्ड में इसको फिक्स 12.54 हो रहा है और इसमें 9 प्लस 4.25। नहीं, कंपैरिजन कंपैरेटिवली जिसमें ज्यादा मार पड़ रही है वो उसमें इंटरेस्टेड है, यानी बुरी कंपनी मार खाना चाहती है ज्यादा कंपैरेटिवली। डिफरेंस निकालेंगे दोनों रेट। हाँ, दोनों के फिक्स का डिफरेंस, दोनों के फ्लोटिंग का डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस ज्यादा है बुरी कंपनी उसमें इंटरेस्टेड है इत्तेफाक से। फिक्स का डिफरेंस ज्यादा था। नहीं, इन्होंने ना आपस में जो तय किया है वो 75 तय किया है, ये लिखा हुआ है ना रिक्वायरमेंट सी में। देखें, दोनों ने जितने भी एक्चुअल बोरो किए हों, सवाल की रिक्वायरमेंट सी में लिखा हुआ है कि ये लोग स्वैप ट्रांजैक्शन 75 मिलियन पे करना चाह रहे हैं, तो इसलिए स्वैप की जो भी कैलकुलेशन होगी वो 75 मिलियन पे होगी। हाँ, नोशनल अमाउंट 75 मिलियन है, सी में लिखा हुआ है। हाँ जी, ओके। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल मैं कर देता हूं बोर्ड पे, आप पढ़ लीजिए। दिसंबर 18 बुक में क्वेश्चन 6, बुक में क्वेश्चन 6। इसमें काइबर कराने लगो, फ्यूचर अभी नमाज के बाद पढ़ाऊंगा। स्वैप कराने लगो।
हाँ जी। अच्छा, अब इस सवाल में ये सादा काइबोर है या ये वाला काइबोर है, आपको अंदाजा हो रहा है कि KSL ने बोरो करना है, वो आइदर बोरो कर सकता है काइबोर +3 पे और फिक्स्ड 11.5 पे। तो यहां से हिंट मिलता है कि वो इस टॉपिक का सवाल है। अच्छा, अब यहां पर एक तो कंपनी KSL हो गई, दूसरी कंपनी कौन है इस सवाल में उसको एक काउंटर पार्टी के नाम से बताया हुआ, ये पॉइंट 1 में नीचे लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रेट स्वैप इज अवेलेबल, जो 1 मार्च से अप्लाई होगा, किसके साथ? ऑन अ काउंटर पार्टी जिसको वेरिएबल रेट काइबोर +2 पे ऑफर्ड है और फिक्स 9.5 पे ऑफर्ड है। यानी ये कोई काउंटर पार्टी है, स्वैप में ना दूसरी पार्टी को काउंटर पार्टी कहते हैं। तो जो काउंटर पार्टी है कोई है, उसको अपने अपने बैंक की तरफ से काइबोर +2 पे फ्लोटिंग ऑफर्ड है और 9.5 पे फिक्स्ड ऑफर्ड है। अब इस सवाल में बुरी कंपनी कौन है? हम, KSL बुरी कंपनी है। तो ये मैं कर रहा हूं दिसंबर 18 का रिक्वायरमेंट 1 जो कि स्वैप वाली है। पॉइंट 2 जो है ना, ये रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब सिनेरियो 1, जो 2 है वो फ्यूचर है, वो भी ब्रेक के बाद कराता हूं। हम स्वैप कर रहे हैं पहले। KSL को फिक्स्ड पे कितना ऑफर है? 11.5 और फ्लोटिंग पे काइबोर +3, और जो दूसरी कंपनी है उसको 9.5 और K+2। तो डिफरेंस कितना हुआ? अरे डिफरेंस कितना हुआ? 2% और 1%। डिफरेंस में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 1। तो जो पोटेंशियल गेन है वो 1%। और दोनों ने आपस में क्या तय किया है कि KSL लेगा 60% और दूसरा 40%। तो इसका 60% KSL लेना चाहेगा और 40% दूसरी पार्टी लेना चाहेगी। और बैंक जो उनकी मुलाकात करा रहा है वो फीस चार्ज करेगा, वो अलग है, वो मैंने कहा था एंड आंसर के नीचे लिखना है। ये उसने खुद भी कह दिया कि वो उसके बाद है। अब 1%, वही जो मैंने भी मिसाल बनाई थी, ये सवाल में नहीं कहा लेकिन इत्तेफाक अंडरस्टूड है कि KSL फाइनली किस में इंटरेस्टेड है? जिसमें उसको ज्यादा मार पड़ी है, वो फाइनली फिक्स में इंटरेस्टेड है। तो वो इससे फायदा तब उठा पाएगा जब वो ऑफिशियली फ्लोटिंग में लोन लेगा। और सवाल में आपको ना सिर्फ KSL पूछा हुआ है, तो मैंने जो 2 कॉलम बनाए थे मैं सिर्फ KSL का कॉलम बना रहा हूं। KSL ऑफिशियली अपने बैंक से फ्लोटिंग पे बोरो करेगा, यानी K+3 पे। और काइबोर कितना है? अच्छा, हम ये जो सवाल सॉल्व करने लगे ये किन 6 महीने का है? जो 1 मार्च 19 से आगे चल रहे हैं। अभी बेशक हम 1 दिसंबर पे खड़े हैं, लेकिन ये किस दिन से डर रहा है? 1 मार्च से। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 मार्च, यानी ये 1 मार्च को बोरो करने जा रहा है, उस दिन से डर रहा है। उस दिन काइबोर कितना होगा? 11। अभी 9 है, लेकिन उस दिन तक ये 2 बढ़ के 11 हो जाएगा। ये पहले पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है। यानी ये एक्चुअली कितना बोरो कर रहा होगा? 11 + 3, ये 14 पे बोरो कर रहा होगा असल में। तो अदर पार्टी से ये रीइंबर्स करा ले और फिर एक लाइन छोड़ दें, और यहां एंड आंसर क्या लिखें कि अगर ये ऑफिशियली फिक्स्ड पे जाता तो कितना पड़ता है इसको? ऑफिशियली फिक्स पे जाता तो 11.5। अब इसको एंड रिजल्ट 11.5 से कितनी बचत मिलेगी? 0.6, यानी एंड करेगा ये 10.9 पे। तो ये 10.9 इधर लिख लें। और स्वैप की फीस इसके अलग है, स्वैप की फीस कितनी है? 0.1। यानी इसको टोटल इन 6 महीनों की इंटरेस्ट कॉस्ट क्या पड़ेगी? फिर कितना बोरो करना है इसने? तो 11% पे इसको कॉस्ट पड़ेगी 82.5। और दूसरा इसमें फ्यूचर है, तो उसका रिजल्ट निकाल के फिर से कंपेयर कर रहे होंगे। ये है जी स्वैप।
जी चल ठीक है, लेक्चर 76 में मिलते हैं।